हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार पर बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज। तो देखिए, हमने यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ हम कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने यहाँ पर कर लिया था। इसमें क्या था, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन है। तो हमने यहाँ आपको देखिए गजरौला से आंसर आया था कि स्पर्श व्यंजन यहाँ पर क्या है, छ है। और कैसे है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया कि व्यंजन को जो है विभाजित किया गया है दो आधारों पर, स्पर्श के आधार पर और उच्चारण या श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर भी इसके तीन भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। साथ में श्वास मात्रा के इसके दो भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। स्पर्श व्यंजन क्या क्या होते हैं ये हमने आपको कल की क्लास में बताया था। क वर्ग के सभी वर्ण आपके स्पर्श में आते हैं, साथ में च, ट, त और प, ये 5 वर्ग हैं। इनके सभी जो व्यंजन वर्ण हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन है आपका, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या हो है। ठीक है, तो अनुनासिक की तरह हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो देखिए आपको पहला बताया था आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा प्रकार होता है इसका स्पर्श के आधार पर अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, तो देखिए अंतःस्थ व्यंजन आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके य, र, ल और ब। ठीक है, साथ में यहाँ पर आपका ड़ भी आ जाता है। तो देखिए ये आपके अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, य, र, ल और ब। ठीक है, य, र, ल और वो, ये आपके हैं अंतःस्थ व्यंजन। चलिए आंसर डी इसका लगाएंगे आप कि अंतःस्थ व्यंजन है कौन कौन से हैं, य, र, ल और वो। चलिए इसे नोट डाउन करें। नोट डाउन कीजिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ वर्ण लिखे हुए हैं, स, श और स और ह। ये व्यंजन क्या है, उत्क्षिप्त है, ऊष्म है, स्पर्श है या संयुक्त है। चलिए कौन बताएगा। जीआईसी हरिपुरा, बेटा माइक आगे, आप फ्रंट आइए, कैमरे के सामने आएंगे आप, कैमरे के सामने आइए। हेलो मैम, मेरा हेलो नाम बेटा, प्रिंस है। फिर से बोलेंगे बेटा, आपकी आवाज कट के आ रही थी। हेलो मैम, मेरा नाम ठीक है, अच्छा आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यहाँ पर तीनों ही ये श और ह, ये कौन से व्यंजन है, उत्क्षिप्त है, ऊष्म है, स्पर्श है या संयुक्त है। सर आवाज नहीं आ रही। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। मैम संयुक्त है। संयुक्त व्यंजन। हेलो मैम। अच्छा, यस मैम। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बच्चे। बेटा मैंने सब बताया है, आपने नहीं पढ़ा है वो अलग बात है, लेकिन मैं सब आपको बता चुकी हूँ। मैं आपको बता दूं, बैठ जाएंगे आप। संयुक्त व्यंजन आपके च, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार आपके संयुक्त व्यंजन हैं। देख लेंगे आप, आपने संयुक्त व्यंजन की बात करी तो अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये चार आपके हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ना तो ये स्वर है ना ही व्यंजन है। स्वर क्या होते हैं, जिनका उच्चारण आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण करने में आपको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, और व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण के लिए आप स्वरों की मदद लेते हैं। ठीक है, अब जैसा आपका क स्वर है, व्यंजन है, सॉरी, क आपका व्यंजन है, ये बना है किससे, ये एक स्वर की मदद से बना है। अगर हम इससे स्वर निकाल दें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, हलंत और अ। ठीक है, तो हर व्यंजन में अ का स्वर जुड़ा है, यदि उसमें मात्रा नहीं है तो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा संयुक्त व्यंजन, इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा, ये व्यंजन क्यों नहीं है, क्योंकि देखो व्यंजन की जो परिभाषा आपने पढ़ी है, आपने कहा कि वहां एक स्वर जुड़ा होता है व्यंजन में, हर व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है, जबकि जो ये संयुक्त व्यंजन है ये दो व्यंजनों का मेल है, ये है दो व्यंजनों का मेल।
ठीक है। अब जैसे आपका जो अक्षर है वो आपका किस किस व्यंजन से मिलकर बना है, जो आपका अक्षर है वो मिलकर बना है किसका, क हलंत के साथ धन आपका श। इन दोनों के मेल से आपका क्या बनता है, अक्षर बनता है। ठीक है। जो आपका त्र है वो आपका त, ये स्वर रहित त है, और र, इन दोनों के मेल से बनता है। ये जो अक्षर है ये क हलंत के साथ, यानी ये स्वर रहित है। ठीक है। और ये स्वर सहित है, इसमें स्वर है इसमें स्वर नहीं है। साथ में ये त त्र आपका किससे बनता है, आधा त और र से त्र बनता है। ठीक है। नोटबुक भी निकालिएगा और नोटबुक में इसको लिखिएगा भी। चलिए लिखते भी रहेंगे साथ साथ। जो आपका ज्यों है वो मिलकर बना है किससे, आधा ज इस प्रकार से और यों, इन दोनों के मेल से आपका ये बना है। और ये जो आपका श्र बना है, श्र। ठीक है। लिखते रहेंगे आप। अगर आपने पहले नहीं लिखा है, वैसे तो मैं सारा आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो फिर लिख सकते हैं आप। तो ये आपकी तालव्य श और र से मिलकर बना है। ठीक है। ये तो आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। अक्षर बना है आधा क और र सौ से, ये आपका मूर्धन्य श है। त्र बना है त आधा स्वर रहित और र से। फिर ज्यों आप का बना है ज स्वर रहित है और यों, इन दोनों के मेल से। अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, क्या इसे हम व्यंजन की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्या हम इन्हें व्यंजनों में क्यों नहीं रखते हैं। व्यंजनों में हमने कहा एक स्वर होगा। हम जब व्यंजन की बात करेंगे क, जब आप क की बात करेंगे तो यहाँ पर क आपका स्वर रहित और धन इसमें अ जुड़ा होगा। यहाँ पर ये तो आपका व्यंजन है, लेकिन ये आपका क्या है, स्वर है। तो एक स्वर और एक व्यंजन के मेल से आपका व्यंजन बनता है प्रॉपर। इसको ऐसे स्वतंत्र रूप में हलंत के साथ लिखा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये भी आपका व्यंजन, ये भी व्यंजन, लेकिन ये स्वर रहित व्यंजन है। जो हलंत लगा है उसको समझिए, उसमें आपका स्वर नहीं है। जब भी किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा हो वहां पर आपका स्वर नहीं है। ठीक है। आई बात समझ में। ठीक है। जीआईसी हरिपुरा हर्षण आपको समझ में आया बेटा, आपको समझ में आया, हैंड रेज करेंगे अगर आपको समझ में आया है तो। आपने कहा ये संयुक्त व्यंजन है, तो अब आपको समझ में आया संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, अक्ष, त्र, ज्यों और श्र। और ये क्यों संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये एक स्वर रहित है। और ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, आप माइक ऑफ कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये तो आपके संयुक्त व्यंजन है बच्चों, ये है आपके संयुक्त व्यंजन। ये आपका ये जो श, स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। ठीक है। और ह, ये जो व्यंजन है ये आपके संयुक्त व्यंजन तो नहीं है। अब आप प्रीवियस क्वेश्चन पर आइए। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, व्यंजन के दो भेद हैं, दो आधारों पर भेद किए गए हैं। पहला आधार है, मैं यहाँ पर लिखूं, जैसा कि आपको कल की क्लास में भी बताया था, व्यंजनों के आपने भेद किए हैं। एक तो आपने किसके आधार पर किया, स्पर्श के आधार पर। सॉरी, इसको आप लिखिएगा, लिखते रहेंगे जहां जहां आपको, स्पर्श के आधार पर। दूसरा आपका श्वास मात्रा के आधार पर, श्वास मात्रा के आधार, पूरा लिख लीजिएगा इसे, मैं लिखा चुकी हूँ आपको। स्पर्श के आधार पर और श्वास मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर पुनः हमने व्यंजनों के तीन भेद किए थे, जिसमें आपने स्पर्श व्यंजन पढ़ लिया, कल की क्लास में फिर से आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया। दूसरा है आपका अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन, व्यंजन लिखते रहेंगे सब में। और ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन। ठीक है। श्वास मात्रा के आधार पर भी हमने यहाँ पर आपको अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है, और महाप्राण व्यंजन, इस प्रकार से बताया था। मैंने आपको स्पर्श व्यंजन प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है। हमने यहाँ
कल अभी इससे पहले अंतःस्थ व्यंजन भी पढ़ लिए हैं। आपके स्पर्श व्यंजन में पांचों जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी वर्गों के जितने भी आपके क्या हैं, जितने भी वर्ण हैं, वो सभी आपके इस स्पर्श व्यंजन में आते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद हमने अंतःस्थ व्यंजन की बात की थी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी का था, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल और व आते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन में आप लिखेंगे यहाँ पर य, र, ल और व आते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ऊष्म व्यंजन छूट जाता है, और ये जो प्रश्न है ये आपका ऊष्म व्यंजन का ही है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो ये तीनों ही श हैं, श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह, ये आपके किस में आएंगे? ये आपके आएंगे ऊष्म व्यंजन में। अर्थात ये जो क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 16, इसका उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ पर ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत ये आते हैं। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि व्यंजनों के दो भेद हैं, दो आधारों पर। स्पर्श के आधार पर, चलिए मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, स्पर्श के आधार पर और श्वास मात्रा के आधार पर। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन करें। चलिए, जय हरिपुरा हर्षन, आपको आया समझ में? हैंड रेज कीजिए, समझ में आया है? अब आप माइक ले लीजिएगा, अब माइक ले लीजिएगा। कोई भी बच्चा जिसको समझ में आया हो या नहीं भी आया हो तो बताइए। मेरा नाम जागृति जोशी है। जागृति, आप कौन सी क्लास की हो? 6th। क्लास 6, ठीक है बेटा। अब यहाँ आपको समझ में आया जागृति यस मैम। कि व्यंजन किस किस आधार पर इसके भेद हुए हैं? बेटा व्यंजनों के दो हमने यहाँ भेद किए हैं। आपको राइटिंग समझ में आ रही है? मैं बहुत जल्दी जल्दी लिख रही हूँ। स्पर्श के आधार पर। हाँ, और दूसरा श्वास मात्रा के आधार पर। ठीक है। स्पर्श के आधार पर हमने यहाँ पर तीन भेद किए हैं, वो कौन कौन से हैं? आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। हाँ उसमें तीन यहाँ पर भेद हुए हैं। स्पर्श में आपके 5 वर्ग आ जाते हैं, जितने वर्ण हैं इन पांचों वर्गों में वो आपके स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपका अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल और व आएगा, और ऊष्म व्यंजन में आपके ये तीनों ही श और ह आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। यस मैम। चलिए बैठ जाइए। तो ये आपने यदि नोट डाउन कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जय हरिपुरा हर्षन, आपने यदि नोट डाउन कर लिया है, जिन्होंने नोट डाउन कर लिया है आप हैंड रेज कीजिएगा, नहीं किया है तो इसको आप जरूर बनाइएगा। चलिए, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये जो स, श और स, तीनों ही स में अंतर क्या है ये भी मैं आपको कल की क्लास में बता चुकी हूँ। ये आपका तालव्य श है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे तालू को स्पर्श करती है। ये आपका मूर्धन्य श है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारी जीभ हमारे मुख के अंदर जो मूर्धा स्थान है उसको स्पर्श करती है, इसलिए इसको मूर्धन्य श कहा जाता है। और ये आपके दंत्य स है, क्योंकि जब भी आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श करेगी। साथ में ह व्यंजन भी यहाँ पर ऊष्म व्यंजन है। अब ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय आपके मुख के अंदर ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। तो आप जब भी इनका उच्चारण करेंगे आपके मुख के अंदर ऊष्मा अर्थात गर्मी आपके मुख के अंदर पैदा होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर आपका बी इसका सही आंसर है। ठीक है, लेकिन हमें सिर्फ आंसर नहीं रटने हैं,
हमें प्रश्नों के उत्तर नहीं रटने हैं, हमें पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए ये व्यंजन हमने, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें हमने उत्क्षिप्त के बारे में नहीं पढ़ा है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है, ज्ञों वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। चलिए अब तो आप बता सकते हैं, इससे पहले मैंने बताया है ज्ञों जो वर्ण है वो किन वर्णों के संयोग से बना है। चलिए कौन बच्चा बताएगा। अभी अभी मैं बता चुकी हूँ, ज्ञों वर्ण आपका संयुक्त व्यंजन के अंदर आता है और ये दो व्यंजनों के मेल से बना है, एक स्वर रहित होगा और दूसरा स्वर सहित होगा। चलिए ज्ञों किन दो वर्णों के संयोग से बना है, कौन बताएगा, जल्दी बताइए। ज या यों, ज स्वर रहित या यों से, ज या आधा नौ और यों य, ज या ध, किससे मिलकर बना है। अभी मैंने इससे पहले ही आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, चलिए हरिपुरा आप बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, आप अपना माइक ऑन कीजिए बच्चा। हेलो मैम, बी वाला, बी वाला। अच्छा बी वाला है, ठीक है। और चलिए आप अपना नाम बताएंगे मुझे। चलिए लिखिएगा सभी, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, तो इसका आंसर है ज। ज ईश्वर रहित है और यों, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था जो चार आपके संयुक्त अक्षर हैं वो किन किन वर्णों के मेल से बनते हैं। तो ये आपका स्वर रहित और ये यों आपका स्वर सहित है, इन दोनों के मेल से आपका क्या बनता है, आपका क्यों बनता है। चलिए लिखिएगा इसे। जीआईसी हरिपुरा हसन, लिख लीजिएगा। नोटबुक कहाँ है आप सबके बच्चों की। चलिए देखिए यहाँ पर एक प्रश्न लिखा है, अक्षर और ज्ञों की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन हैं, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, ये व्यंजन अर्ध स्वर माने जाते हैं या ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। चलिए बताइए, आप अक्षर और ज्ञों को जो है आप इसकी गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं की जाती है, क्यों नहीं की जाती होगी, किसी को आता है। अक्षर त्र और ज्ञों की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। हमारे पास हिंदी वर्णमाला में वैसे तो 52 वर्ण है, लेकिन स्वतंत्र आपके जो है अक्षर त्र और ज्ञों, और साथ में एक श्रव है ना, जिसको आप, जिसकी काउंट आप 52 में भी करते हो, श्रव भी आपका नहीं आता है, श्रव तो आपके इसमें आता ही नहीं है, तो इनकी गणना क्यों नहीं की जाती है। चलिए कोई बच्चा, किसी को आता है बताइए। बेटा अभी मैंने इससे पहले बताया, हर क्वेश्चन को आपको वर्ड टू वर्ड बोलना जरूरी नहीं है। देखिए अक्षर त्र और ज्ञों, ये कौन से वर्ण हैं, इनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या फिर अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में आपके पास कई प्रकार के क्या है, वर्ण हैं। 11 तो आपके पास स्वर हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 आपके अयोगवाह हैं, ठीक है। फिर आपके व्यंजन है यहाँ पर कितने, 33 व्यंजन हैं। धन आपके 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं, ये टोटल हम वर्णों की बात कर रहे हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। और साथ में यहाँ पर 2 आपके अतिरिक्त वर्ण भी हैं, तो ये टोटल की बात की है, लेकिन स्वतंत्र रूप से 2 अतिरिक्त वर्ण हैं, ठीक है। और टोटल यहाँ पर 52 है, लेकिन स्वतंत्र रूप से यहाँ पर आपके जो संयुक्त व्यंजन हैं उनको आप काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 11 हो गया, ये आपका 2 हो गए, ये व्यंजन आपके 33 हैं, यहाँ 4 हैं, ये 2 हैं, और यहाँ पर टोटल मिलाकर के आपके पास 52 है। इनकी जो गणना है, इनकी स्वतंत्र रूप से इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। हमने बताया ना कि अक्षर त्र और ज्ञों ये आपके क्या हैं, और साथ में श्रव, लेकिन श्रव की बात नहीं की गई है, जितना पूछा है उतना ही हम आंसर देंगे। ये आपके संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इनकी गणना स्वतंत्र वर्ण में नहीं होती है। चलिए लिखिएगा। अब देखो जहां जहां आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उसी से आपको जो है मिलेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा इन्हीं पर आधारित आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए
तो लिख लिया आपने ये, क्योंकि ये क्या हैं, ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 28 है, 30 है, 33 है या 35 है? कितनी है? अभी इससे पहले ही हमने आपको ये बताया है, जहां हमने 52 वर्णों की बात की है। कितनी है? कौन बताएगा जल्दी? कितने व्यंजन हैं आपके हिंदी वर्णमाला? चलिए, हिंदी में व्यंजन वर्णों की आप संख्या बताएंगे। 35 35। मैम 35 अच्छा, आपने इससे पहले वाले इसको नहीं देखा? 11 11 स्वर, 2 आपके अयोग हुआ, 2 33 के व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 30 2 अतिरिक्त कितने? 30 30 33 33। ठीक है, तो 33 इसको आप पढ़ी 33। चलिए बैठ जाइए। 33, तो यहाँ पर आपके 33 होंगे। आपको कॉन्सेप्ट पहले बता दिया जा चुका है, अब तो आपको बस यहाँ से, चलिए बैठ जाइए आप, बैठिए। नेक्स्ट है कंठ ध्वनियां, व्यंजन कौन सी होती हैं? कंठ ध्वनियां या व्यंजन कौन सी होती हैं? चलिए, कंठ व्यंजन या ध्वनियां कौन सी होती हैं? चलिए आप माइक ऑन कीजिए। बैठ जाओगे। बेटा 1 मिनट रुक जाइए। ये मैम जानते हैं डी आप कंठ मैम क्या डी होता है? वाला मैम डी वाला मैम डी किसका डी? इसका? इसका डी? यस मैम। जरा इसका उच्चारण कीजिए मुंह से। तो सुना ही नहीं दे। हाँ, आप इसका उच्चारण ठ कीजिए ठ मुख से। ठ प वाला कह रहे हैं आप? ह हाँ। यस हम्म, यस प अब ह इसका, हाँ, ब ब ब भ भ म। म अब इसका उच्चारण आपके आपके जो ओंठ है ना, होंठ है, आपके लिप्स हैं, लिप्स के द्वारा आप इसका उच्चारण कर पा रहे हैं? यस मैम। ठीक है, तो ये तो कंठ से तो नहीं आ रही है आवाज, हमारे कंठ से कौन सी ध्वनि निकलती है? अब इसका उच्चारण करें। ट ठ ड ढ अड़। आपकी जीभ आपकी मूर्धा को स्पर्श कर रही है, ये भी कंठ से आवाज नहीं आ रही है। आप इसका उच्चारण कीजिए। च छ ज झ य। आपकी जीभ तालु को स्पर्श कर रही है, लेकिन जब आप इसका उच्चारण करेंगे क ख ग घ, इनका उच्चारण करेंगे तो आपके कंठ से आवाज आ रही है, इसलिए ये वर्ग आपका कंठ है। और मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, क ख ग घ, ये आपके कंठ व्यंजन है। ठीक है बेटा? ठीक है, चलिए यस बैठ जाइए यस आप। मैम। देखिए, क्लास में प्रॉपर बने रहें ताकि आप इसको अच्छे से समझें। ठीक है, नहीं तो आपको फिर बीच से नहीं आ पाएगा। तो इसको आप प्रॉपर क्लास में बने रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लगेंगे, और ये क्वेश्चन हम सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।